मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि और इट्स आवर लॉस। आप जानते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो डेफिनेटली एक शानदार व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। लक्ष्मण यादव जैसे शिक्षक संस्थानों को आसानी से नहीं मिलते, उनको गढ़ना पड़ता है। 13-14 साल में इस कॉलेज ने, इस विश्वविद्यालय ने और आप सब लोगों ने, राजनीति ने और तमाम चीज़ों ने लक्ष्मण यादव में वह शिक्षक तैयार किया था जैसे शिक्षक इस देश ने बहुत नहीं पैदा किए। तो एक बार सुनिए आप मेरे कलीग को, डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। सिलेक्शन कमेटी में मैं एक सदस्य के तौर पर शामिल था, तो मैं उस विभाग का प्रभारी हूँ जिसने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी ना देने या उनकी नौकरी छीन लेने का फैसला किया। लेकिन विश्वविद्यालय को उन जैसा शिक्षक आसानी से नहीं मिलेगा कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति की प्रक्रिया डरावनी है। इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग जा रहे हैं, कोई अपनी बेटी को परमानेंट करा रहा है, कोई अपनी पत्नी की नौकरी लगवा रहा है, कोई और ताकतवर व्यक्ति अपनी नौकरी लगवा रहा है, तो ये सब अगर देश के लोग नहीं जान पाएंगे तो विश्वविद्यालय को बचाएंगे कैसे? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिनको पिछले दिनों, चूंकि वो एडहॉक पे थे, ठेके पे थे, उनको रिन्यूअल नहीं किया गया, उनका वो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है, तमाम लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, चूंकि आप भी उस विश्वविद्यालय से हैं। उनके जो आरोप हैं, जो ये कहा जा रहा है कि खासकर एक खास विचारधारा के लोगों को, एक खास किस्म की बात करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कैसे इंटरव्यू होता है, इस बात को समझें। और कहां गए वो लोग जो मेरिट के नाम पर आरक्षण का विरोध करते थे? इस वाली आरक्षण मेरिट की हत्या पर क्यों नहीं बोल रहे? और सुनिए डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान को। और ये वीडियो केवल मैं इसलिए बना के लाया, किसी भी देश और समाज के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई बचाने लायक होती है, ये सबको मिल करके जिस पर नजर रखनी चाहिए, वो होते हैं उस देश के शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। और एक जिंदा समाज के लिए ये इम्तिहान होता है कि वो समाज कितना जिंदा है। ये इस बात से तय होगा कि वो समाज अपने देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को कितना बचा पाया, कितना खुला रख पाया, सबके एक्सेस के लायक बना पाया। गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित, पीड़ित, उनके घरों के बेटे और बेटियां अगर स्कूलों की दहलीज तक, विश्वविद्यालयों की चार दीवारी के भीतर तक खुले मन से हर जाति, हर धर्म के, हर तबके के, हर इलाके से आने वाले लोग अगर विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो समाज को थोड़ी देर रुक कर, ठहर कर सोचना होगा। अगर वो समाज जिंदा है तो वो नजर रखेगा कि उनके बच्चों के लिए स्कूलों के भीतर क्या हो रहा है, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। ये दीगर बात है कि जिस देश में 90 से 97% तक नौजवान उच्च शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते, उस देश में लोग विश्वविद्यालयों को लेकर कितने जागरूक हैं, इस पर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। नौकरी से बहुत सारे लोग निकाले गए, और मैंने जब बोलना शुरू किया, प्रतिरोध शुरू किया, तो मेरे मन में यही था कि कम से कम पूरे देश में एक चेतना पैदा हो, जागरूकता की, कि आपका समाज अगर अपने विश्वविद्यालयों को बचा न सका तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इंट्रो में आप जिन्हें सुन रहे थे वो मेरे ही कॉलेज के, दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के मेरे कलीग डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। जो मैं उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन चूंकि उनकी वीडियो एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो गई है, और उन्होंने मेरी लड़ाई को एक धार दे दी। उन्होंने अंदर इंटरव्यू में क्या हुआ ये नहीं बताया, और बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन इशारे में यह बात तो पता है कि कितना दबाव है। उनकी बातों से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं उस इंटरव्यू में क्या हुआ, उस इंटरव्यू में कैसे ये सब चीजें हुई, क्यों निकाला गया मुझे। इसे आप तो समझ रहे हैं ना, मैं भी समझ रहा हूं, और जिन्होंने निकाला है वो हम दोनों से बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए प्लान करके निकाला, तैयारी के साथ निकाला। मेरे साथ मेरे विभाग में 5 एडहॉक पढ़ा रहे थे, बाकी 4 अलग अलग इंडिविजुअल लेटर पाकर परमानेंट हो चुके हैं उसी कॉलेज में, उसी जगह पर वो परमानेंट हो चुके हैं। और मैंने इसीलिए अपना टर्मिनेशन लेटर लगाया, तो उसमें बाकी लोगों के नाम ब्लर कर दिए, बाकी लोग परमानेंट हो गए। फिलॉसफी डिपार्टमेंट के 3 लोगों का नाम नीचे वाली श्रृंखला में है, उनमें से एक नाम ऐसा है, एक
हमारे साथी कलीग का, जिनको निकाल दिया गया। और ऐसे निकाले जाने वाले 700-800 लोग हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज बोल देंगे तो कल किसी इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई भी नहीं है, ये लड़ाई उन शैक्षणिक संस्थानों को बचाने की है। इसलिए अपने उन निकाल दिए गए साथियों से मैं बार बार अपील कर रहा हूं, आप भी सामने आए, थोड़ा सा जोखिम और उठाएं। गलत तो आपके साथ भी हुआ ना, अन्याय के शिकार तो आप भी हुए ना, उनमें से कुछ तो सामने आए। अब कोई नहीं आ रहा है तो इसमें गलती मेरी नहीं, मैं लड़ूंगा। मैंने चुन लिया ये रास्ता कि मैं इस गलत के खिलाफ बोलूंगा। तो एक बार सुनिए आप मेरे इस कलीग को, डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। 14 साल हमने साथ में काम किए। मैं उस कॉलेज में जब गया तो मैं 21.5 साल का एक नौजवान था जो केवल एमए करके आया था, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की न्यूनतम जो पात्रता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो एमए और नेट है। और हम नेट के साथ जेआरएफ भी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, इनरोल्ड हो गए थे हम। तो हमें इंटरव्यू में रख लिया गया, क्योंकि मिनिमम, अब तो परमानेंट हो रहे हैं लोग इसी एलिजिबिलिटी पर। और हमने एपीआई 96 जुटा लिए, लेख लिख लिए, और उन सब को लिखने के साथ हमें बाहर कर दिया गया। लेकिन उन 14 वर्षों में उस जाकिर हुसैन कॉलेज ने मुझे बनाया है, मेरे कलीग ने मिलकर मुझे गढ़ा है। हमने पढ़ाया कम और पढ़ा ज्यादा है। और मैंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी। क्या हुआ उस इंटरव्यू में, इसे कोई बाहर कह नहीं सकता, क्योंकि कानूनी अड़चने भी तो हैं, अंदर के खेल को नहीं कह सकते। लेकिन हम तो अब ये कह सकते हैं ना कि इंटरव्यू में अब मुझे फोन करके कल परसों दिल्ली विश्वविद्यालय के कई लोगों ने बताया कि भैया पर्चियां कई रंग की बनाई गई हैं। अगर आपकी इस रंग की पर्ची इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखी जा रही, इसका मतलब आपने 30, 35, 40 लाख रुपए दे दिया। अंदर अंदर से पर्ची का खेल चलता है। ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। अब अगर कोई आरोप लगे तो ये विश्वविद्यालय खुद जवाब दे, वो बताए। ये तो आरोप लोग लगा रहे हैं और सब शिक्षक ये सब जानते हैं। अब मैं इसलिए पुख्ता तरीके से नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन देश की जनता को ये पता तो चले कि विश्वविद्यालयों में क्या क्या हो रहा है। प्रमाण तो बहुत सारी चीजों के नहीं है, लेकिन चर्चा तो हो कि क्या 35 लाख 40 लाख दे करके अगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन रहे हैं तो मेरिट कहां गई। अगर किसी एक आरएसएस के कैडर को लिस्ट बनाकर भेज दिया गया कि झंडे वालान से कि इनको नौकरी देनी है, तो कहां मेरिट गई। अगर प्रोफेसर अपने स्कॉलरों को यूं ही भर दिया तो मेरिट कहां गई। इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग जा रहे हैं, कोई अपनी बेटी को परमानेंट करा रहा है, कोई अपनी पत्नी की नौकरी लगवा रहा है, कोई और ताकतवर व्यक्ति अपनी नौकरी लगवा रहा है, तो ये सब अगर देश के लोग नहीं जान पाएंगे तो विश्वविद्यालय को बचाएंगे कैसे, और कैसे इंटरव्यू होता है इस बात को समझें। और कहां गए वो लोग जो मेरिट के नाम पर आरक्षण का विरोध करते थे। इस वाली आरक्षण मेरिट की हत्या पर क्यों नहीं बोल रहे। और सुनिए डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान को, और ये वीडियो केवल मैं इसलिए बना के लाया, सुनिए आपकी विश्वविद्यालय के भीतर क्या हो रहा है, विचार करिएगा। और सुनने के बाद अगर लगे कि देश के साथ बहुत गलत हो रहा है तो सड़क पर उतर कर आंदोलन जरूर करिएगा। जिंदा नागरिक होने की यही निशानी है। कैसे आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, ये आप तय करिए। देश भर में अपनी कलम और किताब को बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो थोड़ा जोखिम आप भी उठाइए। हमने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठा लिया, अपने सपने को कुर्बान कर दिया। क्या आप हमारी इस अपील पर इतना भी नहीं करेंगे। सुनिए डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान क्या कहते हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जिनको पिछले दिनों, चूंकि वो एडहॉक पे थे, ठेके पे थे, उनको रिन्यूअल नहीं किया गया, उनका वो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है, तमाम लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, चूंकि आप भी उस विश्वविद्यालय से हैं। उनके जो आरोप हैं, जो ये कहा जा रहा है कि खासकर एक खास विचारधारा के लोगों को, एक खास किस्म की बात करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल कुछ ज़्यादा डायरेक्ट है और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर की ज़रूरत है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव मेरे कुलीग, मैं केवल उस विश्वविद्यालय से नहीं हूँ, मैं उस कॉलेज से हूँ जिस कॉलेज में डॉक्टर लक्ष्मण यादव कल तक पढ़ा रहे थे। मैं केवल उस कॉलेज से भी नहीं हूँ, मैं उस विभाग से भी हूँ जिस विभाग में डॉक्टर लक्ष्मण यादव पढ़ा रहे थे। मैं केवल उस विभाग से ही नहीं हूँ, मैं उस विभाग का प्रभारी हूँ। इसलिए उस सिलेक्शन कमेटी में मैं एक सदस्य के तौर पर शामिल था जिसने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी ना देने या उनकी नौकरी छीन लेने का फैसला किया। यह डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर कुछ भी कहना
शायद नैतिक और विधिक तौर पर उचित नहीं होगा, क्योंकि बार बार कहा जाएगा कि आप ही उस सिलेक्शन कमेटी के हिस्से थे जो ये कर आई। और मैं सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल करते हुए ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी ओर से और अपने जैसे तमाम साथियों की ओर से डॉक्टर लक्ष्मण यादव से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वी हैव फेल्ड हिम। आई नो एज अ कलीग कि लक्ष्मण यादव जैसे शिक्षक संस्थानों को आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको गढ़ना पड़ता है। 13-14 साल में इस कॉलेज ने, इस विश्वविद्यालय ने और आप सब लोगों ने, राजनीति ने और तमाम चीज़ों ने लक्ष्मण यादव में वह शिक्षक तैयार किया था जैसे शिक्षक इस देश ने बहुत नहीं पैदा किए। इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि और इट्स आवर लॉस। आप जानते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो डेफिनेटली एक शानदार व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय को उन जैसा शिक्षक आसानी से नहीं मिलेगा। तो लेकिन मूल सवाल पे, जनरल सवाल पे, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्योंकि वो दोस्त भी हैं तो मैं कहूँगा तो ये कहेगा कि अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन सामान्यतः जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय में इसी तरीके की नियुक्तियाँ हो रही हैं, हम इस बात को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते रहे हैं, तो अब भी कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति की प्रक्रिया डरावनी है। अगर आप API स्कोर्स के आधार पर देखें तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव उस तरह जैसे शिक्षकों के 100 में से 95, 96, 100 में से 100 जैसे अंक होते हैं। 100 में से 100 इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि MA के में 80% से ज़्यादा पर आपको 5 अंक मिलते हैं, MA में 80% से ज़्यादा नहीं आते हैं। नहीं, अगर किसी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो विश्वविद्यालय घटिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अधिकतर 95 ही आ सकते हैं, और वो 95, 96 किसी के पास है। और उसके बावजूद जब चयन होता है तो इन अंकों का कोई महत्व नहीं होता, और जो 4 लोग बैठकर तय कर रहे होते हैं उनका ही सबसे ज़्यादा महत्व है। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं अनूठा कह रहा हूँ, अनेक राज्यों ने इस बात को पहचाना और उसके आधार पर उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी बनाई कि इन सब चीज़ों की कुछ वेटेज होगी, और इंटरव्यू की वेटेज 20% होगी, 15% होगी, 25% होगी। हमारे विश्वविद्यालय में अभी भी इंटरव्यू की वेटेज 100% है, जो कि इस बात को इंश्योर करता है। ये ध्यान रखिए, UPSC भी ऐसा नहीं करती। आप तो मुझे मॉक इंटरव्यू के तौर पे जानते हैं ना, मॉक इंटरव्यू 275 नंबर का है, 275 का है ना, बाकी सारे तो अलग अलग चीज़ों के अंक हैं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू में पूरी वेटेज है। इसका मतलब अगर आपको सामने वाले व्यक्ति की कमीज पसंद नहीं आ रही है, सामने वाले व्यक्ति का बोलना पसंद नहीं आ रहा है, उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, या उसकी विचारधारा पसंद नहीं आ रही है, तो आपके पास पर्याप्त कारण है कि आप उसे उठाकर बाहर फेंक दें। और ऐसा विश्वविद्यालय में पिछले दिनों लगातार हुआ है। लोगों को उनकी जाति के कारण, लोगों को उनके धर्म के कारण, लोगों को उनके वैचारिक झुकावों के कारण, लोगों को उनकी शक्ल सूरत के कारण, लोगों को उनकी पास्ट में किसी हो गई लड़ाई झगड़े के कारण चीज़ों से निकाल बाहर किया गया है। और ऐसे ऐसे लोगों को बाहर किया गया जो 15 साल से पढ़ा रहे थे, 20 साल से पढ़ा रहे थे, 25 साल से पढ़ा रहे थे। 25 साल तक वह अगर वह अयोग्य व्यक्ति था तो बताइए कि 20 साल तक क्या वह क्लासरूम को बर्बाद कर रहा था? आप उसे करने दे रहे थे? तब आप पर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि आप इतने अयोग्य व्यक्ति को इतने सालों तक अपने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कैसे खेलने दे रहे थे? आपको विजेंद्र चौहान से पूछना चाहिए ना कि आप उसी विभाग में हैं। अगर लक्ष्मण यादव 13 साल के बाद आप कह रहे हैं कि अच्छे शिक्षक नहीं थे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने विद्यार्थियों को 13-14 साल तक बचाते ऐसे शिक्षक से? लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल सत्य कहीं और है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मिस्टर मोदी के किया हुआ काम नहीं है। ये इससे पहले भी हो रहा था, 2014 से पहले भी हो रहा था, लेकिन इस पैमाने पर नहीं हो रहा था, क्योंकि वे लोग जो आज नियुक्तियां करने आ रहे हैं, उनकी नियुक्तियां कब हुई थी? वो तो एक वैचारिक आग्रह के व्यक्ति हैं ना। वे RSS के व्यक्ति होंगे, वो भाजपा के व्यक्ति होंगे, वो दक्षिणपंथी व्यक्ति होंगे, लेकिन उनकी नियुक्तियां तो 2014 के बाद नहीं हुई है ना। इसका मतलब 2014 से पहले ऐसे लोगों की नियुक्तियों के लिए एक विंडो थी ना, कि ठीक है इस व्यक्ति का वैचारिक ही दूसरी है, लेकिन पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति इसे नौकरी दी जा सकती है। क्लासरूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, स्टाफ रूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन अब ये गुंजाइश लगभग समाप्त हुई। अगर आप विश्वविद्यालय में जाकर पूछे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वैचारिकी वर्तमान डिस्पेंसेशन को पसंद नहीं आ रही है, फिर भी उनकी नियुक्तियां हो रही हैं, आप पाएंगे कि ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर है। तो नियुक्तियों की प्रक्रिया को में सुधार की जरूरत तो निश्चित तौर पर है।